नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और मैं हूं सैयद हुसैन। लोकतंत्र में अपनी नाराजगी जाहिर करने का हक सभी को है। संविधान में भी हमें इसका अधिकार दिया गया है, लेकिन किसी पर हाथ उठाने का, अपशब्द कहने का या किसी चीज से फेंक कर मारने का अधिकार किसी को नहीं है, बल्कि ऐसी हरकतें अपराध की श्रेणी में आती हैं। और आज ऐसा ही एक अपराध पटना में हुआ, वो भी उस दरबार में जहां जनता की फरियाद सुनी जाती है। और यह अपराध हुआ है सूबे के मुखिया जीतन राम मांझी के साथ। जी हां, जनता दरबार में आज उस वक्त सभी सन्न रह गए जब एक फरियादी ने सीएम पर जूता फेंक डाला। सीएम को तो चोट नहीं लगी, लेकिन चोट लोकतंत्र को पहुंची है। जी मीडिया इस घटना की निंदा करता है और आपसे ही सवाल पूछता है कि क्या ऐसी घटना लोकतंत्र पर झटका नहीं, क्या विरोध का यह तरीका है? जुड़िए और दीजिए अपनी राय। अगले 1 घंटे तक फोन लाइन ओपन है, तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। तो पुरवैया मुहिम में आज बात एक ऐसी खबर से जो किसी भी तरह से जायज नहीं कही जा सकती, लेकिन हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के जनता दरबार में आज सनसनी फैल गई। एक नाराज युवक ने जूता फेंककर अपनी फरियाद सबके सामने रखने का अनोखा लेकिन विवादास्पद तरीका अख्तियार कर लिया। नाराज फरियादी ने सीएम मांझी पर जात पात के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। अमृतेश नाम का यह शख्स छपरा के इसुआपुर का रहने वाला है। उसके खिलाफ इससे पहले भी दलित उत्पीड़न का एक मामला दर्ज है। अमृतेश के पिता आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक भी हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से शख्स ने जूता फेंका मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को। हालांकि जीतन राम मांझी को चोट नहीं आई, उन्हें जूता नहीं लगा। उससे पहले सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया और इसे गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया, लेकिन लोकतंत्र को चोट जरूर पहुंची है। यहाँ पे केवल हम बहुत दिन से आ रहे हैं, कुछ नहीं होता है। जनता दरबार में खाली गोलियां पिटोरा जाता है। अभी ले जाके हमारा जान भी मरवा सकते हैं ये लोग, सब लोग जान मरवा सकता है सब लोग। पीजी 3rd सेमेस्टर में सर पढ़ाई करते हैं और लगातार 2 साल से हम यहाँ पे आके ये लोग खाली मूस खाते हैं, तो ये करते हैं बैकवर्ड है। मामला जाहिर तौर पर सनसनीखेज है, लेकिन मुख्यमंत्री मांझी ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमको कुछ एहसास हुआ कि कहीं से कोई चीज़ बगल में गिरा है और क्या पर्पस है, क्यों वैसा किया, इसके लिए सभी पदाधिकारी लगे हैं जांच करने में। इसलिए हम अभी उसको कुछ नहीं कर सकते हैं कि क्या था, लेकिन ये ज़रूर है कि हमको ऐसा लगा कि हमारे बाएं हाथ के बगल से कोई चीज़ नीचे गिरा है। क्या फरियाद लेकर आया, क्या परेशानी थी उसकी अचानक इतना आपको? अब वही ना बताएगा। जब लोग पूछ रहे हैं हमसे, उससे कोई बात नहीं, या आप लोग बात किए होंगे तो समझ सकते हैं कि क्या उस चाहता था वो। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं पहुंचा था, हमसे बहुत पीछे था, 5-6 आदमी पीछे था, 7 आदमी से। हम भी तो वही अभी पूछ रहे हैं लोगों से कि भाई वो एप्लीकेशन कुछ दिया था क्या, तो नहीं, उसका एप्लीकेशन मेरे पास नहीं आया था। नहीं, ऐसा हमको नहीं मालूम है कि कब वो आया है, कब ना गया। आज सुनने की बात, जब हमारे पास आया ही नहीं तो सुनने की बात कहाँ थी। और इस पूरे मामले पर एसएसपी जितेंद्र राणा ने क्या कुछ कहा है, हम आपको वो भी सुनाते हैं। आपने सुना कि मुख्यमंत्री ने तो बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। हाँ, उन्होंने ये जरूर बोला कि मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज मेरे बगल से निकली है। एसएसपी जितेंद्र राणा ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। जिस लड़के के द्वारा सीएम जनता दरबार में जूता झटक कर हंगामा करने का प्रयास किया गया था, उसका वेरिफिकेशन किया गया है। उसका नाम अमृतोष है। ये छपरा जिला का रहने वाला है। इसके पिताजी का नाम उमेश्वर सिंह है, जिनको छपरा जिला में मुन्नी के राम से जाना जाता है। ये निचले स्तर पर आप आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और विभिन्न स्थानों पर धरना प्रदर्शन इत्यादि में शामिल रहते हैं। इस लड़के के द्वारा ये कार्रवाई जो है सामान्यतः केवल अपनी तरफ में अटेंशन खींचने के लिए और फ्रस्ट्रेशन में इसके द्वारा ये कार्रवाई किया गया है। अमृतोष ये पहले फुलवारी से जो है जीआरपी के केस में जेल गया था, जिसमें विदाउट टिकट जेल में पकड़ा गया था। इसके अतिरिक्त एक अन्य मामला 26/11 थाना इसुआपुर में इसके विरुद्ध में दर्ज है, जिसमें पहले ही अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया जा चुका है। ये सामान्यतः सिंपली जो है
फ्रस्ट्रेटेड है कि और किसी तरीके से अपनी तरफ में अटेंशन लाना चाहता है, कहीं कहीं पे जाके इस तरीके से आवेदन अनर्गल देना इसका काम है। कुछ उस तरीके के आवेदन भी इसके पास से मिले हैं और जो है ये अभी इसके द्वारा वहाँ पे सीएम जनता दरबार में जाके जिस तरीके से हंगामा किया गया और जो सिक्योरिटी को जो ब्रीच किया गया है उसके विरुद्ध में जो मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है, तत्काल उसको अरेस्ट किया गया है। तो सुन लिया आपने एसएसपी जितेंद्र राणा ने क्या कुछ कहा। हालांकि इसके ऊपर में पहले से ये मामला दर्ज था, पहले से हरिजन उत्पीड़न का एक मामला दर्ज था आरोपी अमृतेश पर। चलिए इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। आपसे भी हमारा सवाल है कि क्या ये लोकतंत्र पर झटका नहीं है, ये विरोध का आखिर कैसा तरीका है? और साथ ही साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। प्रेम रंजन पटेल जी हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत प्रेम रंजन जी आपका। दिलीप चौधरी जी हैं कांग्रेस हमारे साथ, आपका भी स्वागत। और उपेंद्र प्रसाद जी जेडीयू से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत उपेंद्र जी। आपके पास हम आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ दरभंगा से राजेश है। स्वागत है राजेश जी, आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं, लेकिन इस घटना को आपने देखा, निंदा करार देता है जी मीडिया, इस घटना की निंदा भी कर रहा है। और आपसे ही सीधा सवाल हम करते हैं कि क्या विरोध का यह तरीका, कैसा समझते हैं आप इस तरीके को? राजेश जी हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सर पहुंच रहा है सर। मैं सर बताना ये चाहता हूँ सर जी, वो जो लड़का ने जो किया वो तो गलत किया, किसी के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका मुख्यमंत्री है जी। और सर उसमें ऐसा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है मुख्यमंत्री को ठीक से काम करना चाहिए ताकि सब जनता को पता चले तो ये मुख्यमंत्री काम कर रहा है। लेकिन उन्होंने को तो कोई काम कर नहीं रहा है, तो फिर इसके ऊपर क्या करना चाहिए? जनता पे उनका विश्वास नहीं है, इसका मतलब जनता का विश्वास नहीं है। बिल्कुल जनता नाराज है राजेश जी, हम इस बात को समझ रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन फिर भी ये तरीका कहीं से भी जायज करार नहीं दिया जा सकता है। ये लोकतंत्र पर झटका है, चोट लोकतंत्र को भी पहुंचती है ऐसी चीजों से। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ आलम साहब जुड़े हुए हैं दरभंगा से ही। स्वागत आलम जी, आप बोलिए क्या कहेंगे? बेहुदा बातें हैं, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, अलोकतांत्रिक काम नहीं होना चाहिए जी। कोई विरोध कर रहा है जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। हम चाहेंगे आप दोबारा कट करके फोन करें, क्योंकि कट के नेटवर्क का कुछ ऐसा लगता है प्रॉब्लम है। शुक्रिया आलम साहब जुड़ने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया उपेंद्र जी हम आपसे लेना चाहेंगे। जनता दरबार चल रहा था, मुख्यमंत्री दरबार चल रहा था, जनता वहां पर पहुंचती अपनी फरियाद लेकर, लेकिन क्यों जनता इतनी नाराज थी कि इस तरीके की घटना उसने अंजाम दे दिया? हालांकि इस घटना से कहीं से भी अगर देखा जाए तो उसे सही नहीं करार दिया जा सकता है। बार बार हम भी इसकी निंदा कर रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया उपेंद्र जी आपकी। देखिए, दरअसल इस ढंग की घटना माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भले ही पहली घटना हुई हो जी, माननीय जीतन राम मांझी जी के साथ, देश में पहली घटना नहीं है, लेकिन देश में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जी, वो हम आपको क्योंकि यह मानसिकता की बात है जी। जो मनुवादी व्यवस्था के जो पोषक हैं उन्हें नहीं कहीं से भी पचता है कि कोई दलित वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का कोई शासक वर्ग इस ढंग से हो। लेकिन इतनी नाराजगी क्यों है जनता में? पहले सुन लीजिए, एक तो ये फरियादी था, ये कहता है कि वो 2 साल से अपनी फरियाद लेकर आता था। ये मानसिकता की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं। और इस मानसिकता में चाहे जो हो, आदरणीय बीपी सिंह हो या फिर दयानंद सरस्वती, वो तो ब्राह्मण समाज से आते थे, उन्होंने भी जब इस व्यवस्था पर हमला किया तो इस व्यवस्था के पोषकों ने उनको भी नहीं छोड़ा। तो यह मानसिकता की बात है, यह सामंती मानसिकता की बात है। और रही बात कि जो जनता दरबार में जो भी फरियाद लेकर आए, जरूरी नहीं है कि वह फरियाद जायज ही उसकी हो। आज ये कह रहे हैं ये नौजवान है, बेरोजगार है, फरियाद जायज है नाजायज है वो अपनी जगह पर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि नाराजगी जनता की बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये विरोध का कोई तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र पर झटका है, लोकतंत्र पर चोट है। प्रेम रंजन पटेल जी, हम आपसे भी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले 2 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशनगंज से नदीम है। स्वागत है नदीम साहब, क्या कहेंगे आप? जी नमस्ते सर। नमस्कार, बताइए। मैं कह सकता हूं कि ये मामला जो है बहुत ही संजीदा है और गंभीर है, खासकर के जमहूरियत के लिए जी। लेकिन ये भी कहना जरूरी समझता हूं कि आखिर हमारा इंतजाम कैसा है, जमहूरियत का ये कैसा निजाम है कि लोगों को इस तरह के कदम जो है उठाने पड़ते हैं जी। ये सही बात है कि ये दिमागी दिवालियापन इसको कहा जाएगा कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर के साथ
चीफ मिनिस्टर तो खैर वो चीफ मिनिस्टर ही है, लेकिन ये आम आदमी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आम आदमी के साथ भी नहीं होना चाहिए, और चीफ मिनिस्टर के साथ ऐसा होता है तो लोकतंत्र पर यह झटका है निश्चित तौर पर। आपका कहना भी जायज है कि आखिर ऐसी चीजें क्यों हो रही है, नाराजगी क्यों बढ़ रही है, इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। शुक्रिया नदीम साहब जुड़ने के लिए। एक और दर्शक गया से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, आप बताइए। हाँ, आजकल जो ये परिवेश जो चल रहा है, नेताओं का जो स्थिति है जी, आज ये जो कायम किया हुआ व्यवस्था है उसके अनुसार खुद नेता ही नहीं चल रहे हैं, तो जनता तो मजबूर है। जनता मजबूर है, लेकिन फिर भी जायज नहीं करार दिया जाएगा। जितेंद्र जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। प्रेम रंजन पटेल जी, कुछ दर्शक जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी आपने देखी कि भाई नाराजगी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार कर रही है जिससे जनता नाराज चल रही है। वो फरियादी 2 साल से जा रहा था, उसकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है। उपेंद्र जी ने भी कहा कि ये कहीं से जायज नहीं करार दिया जा सकता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नाराजगी इतनी बढ़ती जा रही है? प्रेम रंजन पटेल जी, देखिए, जो घटना हुई है, लोकतंत्र में अपनी अपनी बात को कहने का सबको अधिकार है, लेकिन जो घटना हुई उसकी जितनी निंदा की जा सकती है उतनी की जा सकती है, इसलिए कि वो कहीं से जायज नहीं है कि कोई जो है से अपनी बात को कहने के लिए और कोई हद से ज्यादा गुजर जाए, कोई अलग तरीका को अपना ले। लेकिन आप उसके पीछे जाएंगे, आपने दर्शकों की बातों को सुना है कि आप लोग लगातार आ रहे हैं, जनता दरबार में आ रहे हैं, अपनी अपनी शिकायतों को रख रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों को सुना जाता है, शिकायतों का कोई निपटारा नहीं हो रहा है। आते आते लोग अंतिम में जो है से त्रस्त हो जाते हैं, अंतिम में उनकी जो है से धैर्य की सीमा होती है वो समाप्त हो जाती है, खो देती है, और मजबूरन उनको कोई दूसरा उपाय करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है से सिस्टम का दोष है। अब मुख्यमंत्री खुद मजबूर है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे कैबिनेट के कलीग हैं वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन ले लिया मुख्यमंत्री ने। नहीं, मुख्यमंत्री स्वयं उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं, निर्णय ले सकता हूं, लेकिन निर्णय कब तक रहेगा ये मुझे जो है से मालूम नहीं, कब निर्णय बदल जाएगा। तो मुख्यमंत्री स्वयं अपने आप को मजबूर मुख्यमंत्री के रूप में साबित और ये लेकिन फिर भी जनता को मजबूर हम नहीं कह सकते किस तरीके का वो कदम उठाए, ये निंदनीय है। प्रेम रंजन पटेल जी। एक दर्शक मधेपुरा से कुमुद रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है कुमुद जी, क्या कहेंगे आप? कुमुद जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, सीधे अपनी बात रखिए, हम सुन रहे हैं। बोलिए। जी हाँ, बोलिए कुमुद जी। जी हाँ, ये बोल रहे हैं, ये जो किया गया है सीएम पे जी, ये तो गैर कानूनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना विरोध दर्शाने का एक तरीका होता है जी, लेकिन हम अपने सीएम साहब से भी ये कहना चाहेंगे कि वो भी सबको लेके चलना चाहिए। वो किसी खास जाति को लेके चलते हैं, ये तो अच्छा बात नहीं है। वो कहते हैं हम महादलित हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया कुमुद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक हरिशंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है हरिशंकर जी, कहां से बोल रहे हैं आप? से बोलिए हरिशंकर जी। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं हम। कारों से। जी जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। ये जो हुआ ये घटना जी, किसी भी तरह से न कानून में और न व्यवहार में किसी तरह से मानने योग्य नहीं है जी। और जहां तक विरोध का है तो हम लोग के लोकतंत्र में जो वोटिंग का सिस्टम है उससे हम लोग विरोध के तहत अभी तो झारखंड में दिखाए और कई राज्यों में दिखाए, वो एक तरीका था। कोई सम्मानित व्यक्ति वृद्ध भी है और बहुत तरह से कहा जाए कि हर तरह से मुख्यमंत्री है हमारे राज्य का, तो हमको यही करना चाहिए था जी। चलिए, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए हरिशंकर जी। एक और दर्शक राजीव पटना से है। स्वागत है राजीव जी, आप बोलिए, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए राजीव। लड़के ने जो किया वो तो गलत किया ही है, लेकिन जो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है वो भी गलत किया जा रहा है जी। जो और यहाँ जो जदयू के प्रवक्ता बैठे हुए हैं वे कह रहे हैं कि सामंतवादी मानसिकता का परिचायक है, मनवादी मानसिकता का परिचायक है जी। आप योग्यता के आधार पर कीजिए ना काम। चलिए, आपका जवाब। देखे हैं फुटेज कि इसके पहले भी उस पर हरिजन उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न का आरोप लगा हुआ है जी। और वो तो कानून हमेशा अपने हाथ में लेकर चलता है। ट्रेन में भी विदाउट टिकट पकड़ा गया है, जेल में गया है, वह तो हमेशा कानून को अपने हाथ में लेता है। आप जो सही बात है उसको कहिए। चलिए राजीव जी, बिल्कुल जुड़ने के लिए शुक्रिया और अपनी बात रखने के लिए। दिलीप चौधरी जी कांग्रेस से भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप चौधरी जी, इस घटना को आप कैसा देखते हैं? लोकतंत्र पर कितना बड़ा झटका, और क्यों ऐसी घटना एक के बाद एक, अगर भारत या विदेश की बात करें, लगातार होती जा रही है, क्यों? ये कंप्लीट निंदनीय मामला है और लोकतंत्र में इसकी कहीं व्यवस्था नहीं है।
लोकतंत्र में बात कहने की अपनी तरीका होते हैं। आप माध्यम हैं, अखबार माध्यम है, सभाएं माध्यम होती हैं, और ये विकृत मानसिकता के जो लोग होते हैं और कहीं से प्रायोजित होके कोई इस तरीके के मानसिकता को लोगों को उकसा के कोई घटनाक्रम करा देते हैं, जिसे न समाज स्वीकारता है न कोई व्यक्ति स्वीकारता है। इसलिए इसको जितनी इसकी निंदा की जाए बहुत कम होगा। मैं तो इसकी घोर निंदा करता हूँ। घोर निंदा करते हैं, निश्चित तौर पर घोर निंदा करनी भी चाहिए। हम भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिर बस सवाल वही बरकरार है कि आखिर ये नाराजगी क्यों बढ़ती जा रही है। इसका जवाब हम लेते हैं। दो दर्शक हमारे साथ हैं, रितेश है पटना से और आदित्य हैं। पहले बात करते हैं आदित्य से। स्वागत आदित्य जी, बोलिए क्या कहेंगे आप, ये नाराजगी क्यों बढ़ रही है और क्या ये विरोध का तरीका सही है? हेलो जी बोलिए। हाँ सर, ये जूता फेंकना तो गलत है जी, लेकिन क्या 2 साल से वो दौड़ रहा था, तो उस समय से सर ये 6 महीने की सरकार और 1.5 साल की सरकार में 2 साल से दौड़ रहा था वो जी। तो उस समय से सर ये क्या जनता दरबार का अवहेलना नहीं था? ये काम पहले हो जाना चाहिए था, उसकी शिकायत सुन लेनी चाहिए थी। ठीक है, ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसी घटना कहीं से सही करार नहीं दी जा सकती है। शुक्रिया आदित्य जी। एक और दर्शक रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोलिए रितेश, आप क्या कहेंगे? रितेश, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी पहुंच रहा है सर। जी बोलिए। हेलो। जी जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। मैं एसके सिन्हा बिहार शरीफ से। जी हाँ, तो आज की चर्चा में थोड़ा मेरा भी कुछ जवाब है। जी सिन्हा साहब बोलिए, सुन रहे हैं हम। हाँ, एक्चुअली मैं एसके सिन्हा बिहार शरीफ से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। एक्चुअली आज का जो भी कार्यक्रम हुआ जनता दरबार में जी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसक झड़प या हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। बिल्कुल, हिंसा की कोई जगह नहीं होती है लोकतंत्र में। यही हम भी लगातार बोल रहे हैं, इसकी निंदा हम लगातार कर रहे हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। उपेंद्र जी बिल्कुल संक्षेप में आप बोलिएगा, ब्रेक के लिए हमें जाना है। लगातार जनता तो बोल रही है, निंदा कर रही है, लेकिन एक सवाल भी पूछ रही है कि आखिर क्यों नाराजगी बढ़ती जा रही है, क्यों सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिलता है लोगों को? मैं तो पहले ही कहा, जिस मानसिकता की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ माननीय जीतनराम मांझी के साथ ये नहीं हुआ। इसी बिहार की धरती पर जब जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो उन्हें भी कई तरह के अपमानित शब्दों को झेलना पड़ा था। तो आज जीतनराम मांझी जी के साथ नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये नाराजगी बढ़ क्यों रही है? जनता को आश्वासन बढ़ नहीं रही है। आपको जीतनराम मांझी जी ने खुद कहा, उस लड़का के पहले 5-6 व्यक्ति खुद थे, वो तो अपनी फरियाद भी नहीं सुनाया, बात करते हैं, वो अपनी फरियाद भी नहीं सुनाया और उसने इस तरह की हरकत किया, इसलिए वो फरियाद सुनाने नहीं आया था। उसका कोई फरियाद नहीं, उसको जांच में भी आया। आपको सीनियर एसपी साहब ने भी कहा कि इस तरह का उसको शौक है, हॉबी है, इस तरह का एप्लीकेशन देना, जगह जगह जाकर इस तरह से ये करना। अच्छा, ये ड्रामा करने के लिए ऐसा अटैक करने के लिए। प्रेमरंजन जी, इसकी प्रतिक्रिया हम आपसे लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के लिए रुकना मजबूरी हमारी। तुरंत लौटते हैं, चर्चा लगातार जारी रहेगी। ब्रेक के बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कोई पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी भारत और भारत से बाहर भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आज सीएम के जनता दरबार में एक शख्स ने मुख्यमंत्री पर जूता फेंका। हालांकि उसे पकड़ लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, लेकिन यह जूता लोकतंत्र को चोट जरूर पहुंचा गया। जी हां, लोगों में असहनशीलता लगातार बढ़ रही है और वे राजनीतिज्ञों के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने के लिए अलग अलग असभ्य तरीके अपना रहे हैं, जिनमें उन पर जूता, चप्पल या स्याही फेंकना तक शामिल है। फेंकने वाले के अपने तर्क होते हैं और इस पर राजनीति करने वालों के अपने तर्क। देखिए। राजनीति के मुकुट से जूता आज एक बार फिर टकरा गया। मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह नहीं निभाने के कारण सटीक तरह से निशाने पर लिए गए। जनता की शिकायत थी कि उसकी शिकायत सुनी ही नहीं जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि जनता दरबार से मिले आश्वासन की तरह जूता हवा में लहरा दिया गया और जूते के हवा में लहराते ही आरोप एक बार फिर किसी नए जूते की तरह चमक उठे।
देखिए, मुख्यमंत्री जी खुद जनता को एहसास कराते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, उनकी कोई सुनता नहीं है। जिस तरह के उनके बयान आते हैं इरिस्पॉन्सिबल ढंग से, और कल जिस तरह का उन्होंने बयान दिया कि मंत्री हमारी नहीं सुनते, जब मुख्यमंत्री की मंत्री नहीं सुनेंगे तो जनता उनसे क्या उम्मीद करेगी? तो जनता को निराशा हाथ लग रही है। ये दिखावे का जनता दरबार है, इससे कोई चीज़ आज तक 8 साल में किसी चीज़ का निपटारा नहीं हुआ, तो जनता गुस्से में है, इसीलिए मुख्यमंत्री के ऊपर अब चप्पल फेंक रही है। वैसे माननीयों के लिए ये साक्षात टाइप का जूता दर्शन नया नहीं है। अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाने वाला जूता बेइज्जती का प्रतीक बनाकर पहले भी उछाला जा चुका है। 7 अप्रैल 2009 गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर दिल्ली में पत्रकार जर्नैल सिंह ने जूता फेंका। 11 अप्रैल 2009 को कांग्रेस नेता नवीन जिंदल पर जूता फेंका गया। ये कुरुक्षेत्र का पहला ऐसा आक्रमण था जिसमें शस्त्र के तौर पर जूते का इस्तेमाल हुआ। देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की इच्छा रखने वाले केजरीवाल खुद जूते के फीते से मुश्किल से मुक्त हो सके। 27 दिसंबर 2014 को दिल्ली में आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जूते फेंके गए। जूते के प्रयोग का यह मामला सिर्फ देसी नहीं है, बल्कि सरोकारों के संदर्भ में जूते को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर पर भी जूता फेंका गया और हिलेरी क्लिंटन भी इस हथियार से 2-4 हो चुकी हैं। इधर जूते की मौजूदगी का एहसास करने वाले मांझी इसको उछाले जाने की अहमियत से अभी भी वाकिफ नहीं दिखे। एहसास हुआ कि कहीं से कोई चीज़ बगल में गिरा है और क्या पर्पस है, क्यों वैसा किया, इसके लिए सभी पदाधिकारी लगे हैं जांच करने में। इसलिए हम अभी उसको कुछ नहीं कर सकते हैं कि क्या था, लेकिन ये ज़रूर है कि हमको ऐसा लगा कि हमारे बाएं हाथ के बगल से कोई चीज़ नीचे गिरा है। यानी जब जब किसी को लगा कि बात चमड़े की जबान से नहीं बन सकती तो चमड़े के जूते का इस्तेमाल हुआ। हालांकि नतीजा निकल ही जाए जरूरी नहीं। ये कोशिशें वैसे ही हैं जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार को निर्दलियों का समर्थन। खैर, पता नहीं किसने जूते को अपमान का प्रतीक बना दिया। जूता तो हमेशा जमीन से जुड़े रहना सिखाता है और सत्ता पांव को जमीन से दूर करती है। ब्रिजम पांडे और आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देख लिया आपने रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में कई ऐसे सवाल हैं जो आपके भी दिमाग में चल रहे होंगे कि आखिर जूता फेंकने से क्या ये विरोध का तरीका, ये अच्छा तरीका माना जाता है? इससे आपको इंसाफ मिल जाता है, इससे आपकी शिकायत दूर हो जाती है? ऐसा नहीं होता है। तो फिर हम क्यों करते हैं? क्यों लोकतंत्र को चोट पहुंचाते हैं? हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी बीजेपी से, कांग्रेस से दिलीप चौधरी जी और उपेंद्र प्रसाद जी जेडीयू से जुड़े हुए हैं। हम आपके पास आ रहे हैं प्रेम रंजन जी, लेकिन उससे पहले 2 दर्शक हमारे साथ हैं। एक संतोष है, एक पुरुषोत्तम है। संतोष जी, स्वागत है, क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं सर कि ऐसा तो मुख्यमंत्री साहब के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा मुख्यमंत्री साहब को भी सोचना चाहिए ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों किसी खास जाति विशेष को लेके चलते हैं। वो तो कह रहे हैं कि जांच होगी हम देखेंगे, वो तो कह रहे हैं कि जांच होगी हम देखेंगे, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, बहुत तवज्जो नहीं दे रहे इन चीजों को। कुछ उनको तो ये सोचना चाहिए कि आखिर हम किसी खासी जात विशेष पे चलते हैं ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। सबके लिए सरकार होता है ना, सबका मुख्यमंत्री है वो, एक किसी खास जाति का सरकार। यानी उनके बयान से आप भी कहीं ना कहीं आहत हैं, जीतन राम मांझी का बयान। ये तो है कि ये सिर्फ महादलित को लेके चलते हैं, ऐसा तो है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया संतोष जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक पुरुषोत्तम हमारे साथ बने हुए हैं। स्वागत है पुरुषोत्तम जी, आप क्या कह रहे हैं? जी सर, मेरा कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं जी वो करते नहीं है, और उनके पास अगर कोई शिकायत आती है तो वो सिर्फ शिकायत बन के रह जाती है, उसका निवारण नहीं करते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? यानी ये जनता ऐसा क्यों करती है? क्या ये जायज है पुरुषोत्तम जी? जी नहीं सर, ये तो जायज नहीं, लेकिन इंसान जब हार जाता है तो सर वो कुछ भी उसके दिमाग में चलने लगता है। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। प्रेम रंजन पटेल जी, सुन रहे होंगे आप किस तरीके से जनता अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन एक भी जनता ने यह नहीं कहा, कहीं ना कहीं उसका सवाल यही है कि जीतन राम मांझी से नाराज हैं, सरकार से नाराज हैं, लेकिन बार बार ये कह रही है कि नाराजगी का यह मतलब नहीं होता है कि हम जूता फेंके या इस तरीके की हरकत करें। नाराजगी आखिर है क्यों? प्रेम रंजन जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी,
इस प्रकार के लोकतंत्र में कहीं भी जो है जगह नहीं है इसके लिए कि अपनी बातों को कहने के लिए कोई अलग प्रकार का तरीका अपनाया जाए, कोई ऐसा तरीका अपना जाए जो असंवैधानिक हो। लेकिन लगातार जो है सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ जनता के लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। जनता दरबार लगती है, जनता दरबार में लोग आते हैं अपनी शिकायत लेकर, शिकायत करते हैं, शिकायत का निपटारा नहीं होता है, लेकिन शिकायत करने वाले को प्रशासन के लोग या जिनके खिलाफ शिकायत की जाती है उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। उससे उनके खिलाफ जो है आक्रोश और भड़कता है। उनको लगता है कि हम अगर शिकायत करने गए तो शिकायत का निपटारा होना चाहिए था, न कि उन्हीं को प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। तो ये लगातार और पूरे राज्य की शिकायत का निपटारा नहीं होता है, उन्हीं को प्रताड़ित किया जाता है। प्रेम रंजन जी ये बात कर रहे हैं, क्या उसी में से एक था ये शख्स? नहीं, निश्चित रूप से ये इसने कहा, ये शख्स ने कहा है कि हम लगातार 2-3 बार आए हैं। आप जब बोलते हैं तो मैं चुप रहता हूं, जब मैं बोल रहा हूं तब चुप रहिए। बिहार, पूरे बिहार की स्थिति जैसा कि आपने पहले ही एसपी साहब ने आपको कहा कि इस व्यक्ति को हॉबी है, ढकोसलों में हर जगह जा जाकर अपनी बात को इसी ढंग से करता है, किसी पर आरोप लगाता है। देख रही है कि किस प्रकार से बिहार की लोग इस चीज का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। अपहरण हो रहा है, यह लड़का जो है आपको पहले ही फुटेज पर दिखाया गया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, यह व्यक्ति तो अपनी बात भी मुख्यमंत्री के सामने ही रखा। इसके पहले 6-7 व्यक्ति आगे थे मुख्यमंत्री हो गए, जिससे मुख्यमंत्री जी की बातें हो रही थी। दिलीप जी कांग्रेस हमारे साथ है, वो मुस्कुरा रहे हैं लगातार। दिलीप जी क्यों, क्या है इस मुस्कुराहट का राज? मुस्कुराहट का राज ये है कि सच्चाई बोलना चाहिए। राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, काम होना न होना एक जगह होती है, लेकिन जिस तरीके की मानसिकता से लोग ये काम करते हैं ये कहीं से उचित नहीं होता है। और जनता दरबार में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, मुख्यमंत्री किसी जाति के नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री पूरे बिहार के होते हैं, और उसमें जिस विभाग का रहता है मुख्यमंत्री उसको दे देते हैं। निश्चित रूप से यदि उसमें कहीं कोई कमी होती है तो लोगों को फिर से उनको याद दिलाना चाहिए। इस तरीके का प्रतिवाद का कोई लोकतंत्र में व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल दिलीप जी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई पहली घटना नहीं है, अडवाणी हो, केजरीवाल हो, चिदम्बरम हो, आज जीतनराम मांझी हो गए, कोई जॉर्ज बुश की बात ले लीजिए आप, अक्सर ऐसी घटना सामने आई। तो क्या ये विरोध का तरीका है? इसको कहीं से सही नहीं करार दिया जा सकता है। एक दर्शक हमारे साथ पटना से दिलीप जुड़े हुए हैं, स्वागत है दिलीप जी, क्या कहेंगे आप? गुप्ता हो गया सर। जी जी सर, मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता हो गया, पटना से मैं बोल रहा हूँ सर। जी जी बोलिए दिलीप जी, सुन रहे हैं हम। ये जो घटना हुई है, खैर ये तो गलत हुआ है, लेकिन सरकार को भी समझना चाहिए कि बिहार की जनता किस परिस्थिति में है। आज जो जंगल और आतंक का जो गठजोड़ हुआ है जी, और पूरे बिहार में त्राहिमाम हो रहा है। लोग, गरीब जनता जिनके घरों में आग लगाया जा रहा है जी, प्रशासन के पुलिस अधिकारी मारे जा रहे हैं। सुन लीजिए उपेंद्र जी, व्यापारी लोग मारे जा रहे हैं, यानी हर तबके के लोगों को जीना हराम कर दिया है। ये जंगल और आतंक का जो गठजोड़ के जो मुखिया लोग हैं और इनके जो गुर्गे लोग हैं, इन लोगों ने। चलिए शुक्रिया दिलीप जी, आपने जो बात रखी उपेंद्र जी से हम सीधा जवाब लेना चाहेंगे। एक और दर्शक दिल्ली से हमारे साथ है, स्वागत है, क्या नाम है आपका? प्रतिक्रिया दे रहा है, उसको लगता है कि फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं। उपेंद्र जी, जनता जुड़ रही है हमारे साथ, जनता अपनी बात रख रही है और अपनी नाराजगी दिखा रही है। कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी है कि एक बार फिर ये तथाकथित जो आप विपक्ष को बोलते रहते हैं, जनता वही बात बोल रही है। मैं कह रहा हूं कि जो क्या आतंक की तरफ आप ले जा रहे हैं बिहार को, ये गठजोड़ जनता की आप बात कर रहे हैं, जिनकी जितने लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, आप उनके उसके पृष्ठभूमि को आप देख लीजिए। एक कह रहे हैं कि महादलित को लेकर चलते हैं, जो महादलित वर्ग हजारों साल से जो प्रताड़ना का शिकार हुआ, उसमें यदि उसमें स्वाभिमान पैदा करना चाहते हैं तो जीतनराम मांझी गलत है। जनता की भावना, लालू यादव वैसे लोगों का जो स्वाभिमान पैदा करने का काम किया तो लालू यादव गलत है। नीतीश कुमार वैसे लोगों के हाथ में जब ताकत दिया तो नीतीश कुमार गलत है। असल में दरअसल यहाँ पर लड़ाई मानसिकता की है। मैं बार बार कह रहा हूँ, या कोई मुद्दा नहीं है, या मानसिकता की बात है। और जो सामान्य मानसिकता के लोग हैं वो इस तरह के बिहार की जनता विरोध करेंगे। जो भी दलित होगा, जो भी शोषित होगा, ठीक है। प्रेम रंजन जी को पैदा करने वाला प्रेम रंजन जी को बोलने दीजिए। उसको अपमानित होना पड़ेगा, अपमानित लोग करते रहेंगे, जिसके कि पोषक ये लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग हैं, प्रेम रंजन जी सारे उस मानसिकता के पोषक हैं।
ये लोग चाहे तो क्या ये जूता प्रेम बीजेपी की तरफ से चला? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं तो मानसिकता की बात कर रहा हूं। जिस मानसिकता का वो व्यक्ति है, आप पहले भी सुना है आपने, वो उसकी जो मानसिकता है वो बीजेपी की तरफ की है, उसमें पहले से भी केस है, मानसिकता बीजेपी की तरफ किसी भी व्यक्ति को इस वर्ग के लोगों को स्वीकार नहीं कर सकता है। उसको पेट गड़ी हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है कि एक महादलित का बेटा कैसे प्रेम रंजन जी को बोलने दीजिए। उसकी मानसिकता बीजेपी से प्रेरित है। नहीं, इन लोगों, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं सामंती मानसिकता कह रहा हूँ, और उस सामंती मानसिकता का आरएसएस के लोग पोषक है। आप जो बीजेपी को बोलने दीजिए, प्रेम रंजन जी को बोलने दीजिए, प्रेम रंजन जी को भी बोलने दीजिए। प्रिय रंजन जी तो जो भी बोलता है उसके समय ये बोलते हैं, ये चुप कहाँ है? प्रेम रंजन जी कभी चुप रहते ही नहीं, बिहार की जनता को टोटल टाइम नहीं लेते हैं। इसलिए यह मानसिकता की बात है, जहाँ सामंती मानसिकता है, जो दलित और पीछे वर्ग के लोगों में जो स्वाभिमान पैदा करता है, हजारों साल से जो शोषित हुआ है, उसमें से स्वाभिमान पैदा करता है। चलिए, रोकना होगा, मुझे रोकना होगा। आप दोनों लोगों को रोकना होगा। प्रेम रंजन जी, उपेंद्र जी, जनता देख रही है, जनता की प्रतिक्रिया आ रही है, आप लोगों के बयानों को जनता सुन रही है, अपनी प्रतिक्रिया वो दे रही है। रोकना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जनता की आवाज आपको सुनाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। हम लगातार बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी पर। जिस तरीके से जूता फेंका गया है वो कहीं से भी उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। जी मीडिया भी लगातार निंदा कर रही है। आम लोगों से भी हमने बात की है, आम लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ लोगों ने सीएम पर जूता फेंके जाने को गलत ठहराया है, वहीं कुछ लोग घटना के लिए लचर शासन व्यवस्था को भी जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। लोगों की माने तो सरकार और शासन व्यवस्था अगर ठीक रहती तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। फ्रस्ट्रेशन पर सीएम पर जूता फेंका, आपको लगता है कि वाकई अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर करने का इस तरीका को उचित ठहराया जा सकता है? ना, उचित हम इसको नहीं मानते। नहीं, अगर जूता फेंका जाता है फ्रस्ट्रेशन में आकर के, वो नहीं करना चाहिए। वो किसी भी हालत में, वो चीफ मिनिस्टर है अपने बिहार के, तो इन एनी सिचुएशन आपका एंगर है तो एंगर को लीगल तरीके से हैंडल करने का बहुत सारा तरीका होता है। ये तो गलत है। आपके पास अगर कुछ फ्रस्ट्रेशन है तो आप बाय प्रोसेस जाएँ, उसको वो करें। ऐसा है कि मतलब तरीका के बारे में जहाँ तक है, तरीका तो सही नहीं है। विरोध का और भी तरीका होना चाहिए। विरोध हम मतलब किसी को मार करके या गाली देकर ही प्रकट करें, ये अच्छा नहीं है। एक्चुअली वो सोच के नहीं फेंका होगा, ठीक है ना, वो फ्रस्ट्रेट इतना हो गया होगा, वो ऐसा हो गया होगा उससे, ठीक है ना, वो जान के सोच के ऐसा नहीं किया होगा। एज ए पब्लिक ही मैं बोल रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन तो खैर अपनी जगह पे है, लेकिन जूता चलाना का वो दूसरी बात है। और फ्रस्ट्रेशन में ऐसा सीएम के ऊपर जूता चलाना, ये तो खैर बात ठीक है नहीं। हम लोग का जो मुखिया है बहुत कमज़ोर है। ये भारत का पहला जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री जिसका कैबिनेट है ना कुछ बात मान रहा है आज के डेट में, तो मुखिया रहना ही बेकार है। जूता प्रक्रिया देखिए, विरोध दर्ज करने के तरीके और भी हो सकते हैं, मैं इसको गलत मान रहा हूँ। अगर उसको विरोध प्रदर्शन करना था दूसरे भी तरीके से आजमा सकता था, लेकिन जनता के अंदर जब गुबार होता है, बढ़ता है, तो उसका नतीजा इसी रूप में निकलता है। उसका प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व करना था गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट के पास जा रहा था अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसका काम नहीं हुआ तो एग्रेसिव में आके वो ऐसा काम किया। तो जनता की अपनी अपनी राय है, लेकिन लगातार हम यही कह रहे हैं कि ऐसा होना सही नहीं है। इसकी हम निंदा कर रहे हैं। आपके पास अधिकार दिया गया है आपको अपनी आवाज उठाने का, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, लेकिन किसी पर हाथ उठाना, किसी चीज से फेंक कर मार देना, किसी को अपशब्द कह देना, ये अधिकार कहीं नहीं अपराध की श्रेणी में आता है। हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, फोन लाइन भी ओपन है, आप भी जुड़ सकते हैं। प्रेम रंजन पटेल जी हैं, उपेंद्र प्रसाद जी हैं और साथ ही साथ दिलीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, ब्रेक से पहले लगातार चर्चा चल रही थी उपेंद्र जी और प्रेम रंजन पटेल जी के बीच में, जिस तरीके से नोकझोंक हमने देखी, आप उस वक्त मुस्कुराते रहे। हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि इस पूरी घटना को जिस तरीके से आपने देखा, कहीं ना कहीं एक महागठबंधन की बात होती है, कांग्रेस भी उस गठबंधन में अंदर से या बाहर से शामिल होने की बात आती है। ये जो घटना हुई, जो जनता का आक्रोश है, जो जनता कह रही है कि लचर शासन व्यवस्था की वजह से ऐसी चीजें होती हैं, ये नौबत आ जाती है, क्या आप मानते हैं कि शासन व्यवस्था लचर है? देखिए, शासन व्यवस्था कंप्लीट लचर तो नहीं है जी, लेकिन नीचे स्तर का जो प्रशासन है उसमें तो लचरपन आया है।
ये मानते हैं आप? या निश्चित रूप से। और मुख्यमंत्री जी के समीक्षात्मक बैठक में भी हमने इस बात को रखा था और मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया था कि जब जो शासक दल की कोई बात होती है तो निश्चित रूप से नीचे के पदाधिकारियों को थोड़ा सा नर्म होकर उस बात को देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार से कोई कागज जाता है तो उसका क्या सही कानूनी जो पहलू है उसको देखकर उसका निष्पादन होना चाहिए। उसमें थोड़ी बहुत तो कमी है ही, कमी है उसमें थोड़ी बहुत, और यही थोड़ी बहुत कमी कहीं ना कहीं इसका ये रास्ता नहीं कर देती है। लेकिन फिर भी रास्ता ये नहीं है। हम लगातार ये बोल रहे हैं ये तरीका गलत है। आप जाके धरना दीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, अपनी बात आप ऊंची आवाज में रखिए, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये तरीका जायज नहीं है। एक दर्शक हमारे साथ अमरजीत जुड़े हुए हैं, अहमदाबाद से जुड़े हैं। स्वागत है अमरजीत जी। बिहार में ये घटना हुई, आप अहमदाबाद से फोन भी कर रहे हैं, इससे पहले भारत में भी कई जगह ऐसी घटना हो चुकी है, क्या मानते हैं आप? नमस्ते सर, मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। जी और विगत 1 साल से गुजरात में रह रहा हूँ। कृपया हमको बोलने का मौका अवश्य देंगे। जी जरूर। अच्छा, मेरा कहना है मुख्यमंत्री पर जिस तरीके से जूता फेंका गया वो तो सर्वथा अनुचित है जी, और ऐसा कृत्य जो सामंतवादी सोच के व्यक्ति है वही कर सकता है जी। आप इतिहास उल्टा करके देख लीजिए जी। ये सामंतवादी सोच का व्यक्ति किसके तरफ इशारा है आपका, कुछ बोलना चाहेंगे आप? एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट हमारी बात सुनिए, पहले मेरी बात को पूरा कर लेने दीजिए। जी आप डिबेट करते रहिएगा। आप इतिहास उल्टा करके देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को प्रताड़ित किया गया, भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री हुए बिहार में जी, उनको मुख्यमंत्री रहने दिया गया, सही से उनको काम करने दिया गया जी। आज ये जीतन राम मांझी की मैं बात कर रहा हूँ, उनको बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। आज कोई दलित को आगे करके चुनाव लड़ा जाए तो देखिए कोई भी सामंतवादी एक व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसको वोट दें। आप मोदी मांझी जी, चलिए ठीक है अमरजीत जी, बिल्कुल हम आपकी बात समझ रहे हैं और आपकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, उस पर हम चर्चा भी करेंगे। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक नवादा से रवीश हमारे साथ हैं। स्वागत है रवीश जी, आप क्या कहेंगे? रवीश जी बोलिए। आज के परिवेश में, हेलो सर। जी सुन रहे हैं, बताइए आप। आज के परिवेश में जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बिल्कुल सूट नहीं कर रहे हैं जी। इन्हें तो सही पार्टी को एक सर्वदलीय बैठक करके मुख्यमंत्री चेंज कर देना चाहिए सर। चलिए शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक दर्शक इससे पहले जुड़े थे, अमरजीत अहमदाबाद से। उपेंद्र जी, आपने सुना कहीं ना कहीं आपने जो कुछ देर पहले बात बोली थी वो बात वो रख रहे थे, आपको साथ जरूर मिला। उन्होंने कहा कि सामंतवादी सोच हो सकती है इसके पीछे। मैं तो बार बार करूं, ये मानसिकता की बात है, काम की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि महात्मा गांधी जैसा जो अहिंसा, जीवन में हिंसा थी ही नहीं, उठना बैठना ओढ़ना बिछाना सब अहिंसा था, सत्य था। उस आदमी को तो नाथूराम गोडसे ने गोली का शिकार बनाया, वो तो प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में भी नहीं थे। तो यह मानसिकता की बात है, यह मानसिकता शुरू से चली आ रही है। और बाकी दूसरे देश और इस देश की मानसिकता में अंतर है। यहाँ की सामंती मानसिकता सामाजिक मानसिकता है, अन्य देशों में जो विकसित देश है वहाँ आर्थिक मानसिकता काम कर रही है। लेकिन पूंजीवादी मानसिकता देशों में भी हमने देखा है, टोनी ब्लेयर हो, वहाँ पूंजीवादी वो भी इस चीज का शिकार हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश हो, वो भी इस बात का शिकार हो चुके हैं। मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पूंजीवादी व्यवस्था है, वहाँ आधार या शोषण का आधार अर्थ है। हमारे यहाँ सामाजिक शोषण होता है, आर्थिक शोषण से ज्यादा सामाजिक शोषण होता है, सामाजिक प्रताड़ना होती है। मैं कह रहा हूँ कि जगजीवन राम जैसा व्यक्ति तो देश के बड़े बड़े ओहदे पर है, ठीक है। ये लेकिन उनको भी लोग मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, विश्वनाथ जी के मंदिर को धोया गया था। ठीक है, वो तो अभी जीतन राम मांझी के लिए भी मंदिर धोई गई थी, वो तो जीतन राम मांझी के लिए भी मंदिर धोई गई थी। खैर वो अलग विषय है, उस विषय पर हम नहीं जाएंगे। उस विषय पर काम किया है, या जो नौजवान जो काम किया है वो मंदिर धोने की चीज नहीं है। नौजवान सामंती नहीं, हम उस विषय पर नहीं जाएंगे। प्रेम रंजन पटेल जी, दिलीप चौधरी जी, प्रेम रंजन पटेल जी, दिलीप चौधरी जी, उपेंद्र प्रसाद जी, उस डिस्कशन पर हम नहीं जाएंगे। प्रेम रंजन पटेल जी, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। इस चीज को जो आज हुआ, ये जनता दरबार लगा, ये कहते हैं कि नहीं वो एक प्री प्लान था, वो सोच कर आया था वो शख्स, लेकिन मेरा सवाल आपसे,
ये जो जनता दरबार लगता है, तथाकथित कहा जाता है कि जनता की समस्या सुनी जाएगी, उनकी शिकायतों का निराकरण होगा, लेकिन चाहे नीतीश कुमार का जनता दरबार हो या उस वक्त उप मुख्यमंत्री रहे थे सुशील मोदी, उनका जनता दरबार हो, आज भी मोदी का जनता दरबार सुशील मोदी का लगता है, या जीतन राम मांझी का जनता दरबार हो, या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज के इस वक्त में हम बहुत पीछे चले जाते हैं? उसी तरीके से जब राजा महाराजाओं का दरबार लगता था, जनता आती थी अपनी फरियाद सुनाने के लिए, किस तरीके से वो रात रात भर खड़ी रहती थी, आज वही सारी चीजें दोबारा हम देखते हैं प्रेम रंजन जी। और उसके बाद अगर उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो लाजमी है उसका गुस्सा होना, लेकिन उसके बाद भी ऐसी इस घटना की हम निंदा करते हैं। लेकिन क्या ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में कुछ बदलाव की जरूरत है जनता दरबार जैसे सिस्टम में? देखिए, पहले राजा महाराजा होते थे, उनका जो जनता दरबार लगता था तो जनता का काम होता था। जनता अगर कोई शिकायत लेकर आती थी और सही शिकायत होती थी तो उसको सुनी जाती थी और शिकायत का निराकरण होता था। लेकिन अभी का जो जनता, उसी राजा महाराजा के तर्ज पे और जनता दरबार लगाया जाता है। मुझे लगता है कि ये जनता दरबार भीड़ लगाने के लिए, लोगों को लगता है कि हम कितने जो है से हमारे पास जो है से जनता का जन समर्थन है, ये देखने के लिए जो है से ये लगाया जाता है। अगर जनता दरबार लगाया जाता है, जनता दरबार में अगर उनका काम होता है तो ठीक बात है, लेकिन अगर उनका काम नहीं होता है तो ये ढकोसला जनता दरबार होता है। अब पहले भी जो है से मुख्यमंत्री लगाते थे और बड़े बड़े जो है से बंडल बोर्डों के अंदर के उनके शिकायतों को लिए गए, लेकिन आज तक उनके कोई शिकायत पूरा नहीं हुआ। सुशील मोदी भी जनता दरबार लगाते हैं, कोई पूरा नहीं हुआ। देखिए, सुशील मोदी जी जो जनता दरबार लगाते हैं और तुरंत निराकरण करते हैं। अगर कोई आता है शिकायत लेकर, वो सरकार में नहीं है, लेकिन आज भी सुनते हैं, शिकायतें सुनते हैं और शिकायतें सुनकर आप तो गांधी जी को भी नहीं बख्शा करते हैं कि सरकार की क्या स्थिति है, सरकार कहां बैठी हुई है, क्या काम कर रही है, प्रशासन का क्या स्थिति है, ये उसके माध्यम से वो पूरे बिहार की स्थितियों का आकलन करते हैं। लेकिन सरकार जो लगाती है जनता दरबार, लेकिन क्या इसका कुछ इसके अलावा दिलीप चौधरी जी, ये सवाल आपसे भी है, क्या इसके अलावा कुछ हम बीच का रास्ता या कोई ऐसी चीज निकाल सकते हैं? हालांकि नरेंद्र मोदी ऑनलाइन करने की भी बात करते हैं कि आप अपनी बात रखिए, उसके अलावा उसका निराकरण हम करेंगे, ये सब कुछ है। क्या ये जनता दरबार जैसी चीज, क्योंकि कोई इंसान अगर इस ठंड के मौसम में रात भर लाइन में खड़ा रहता है, उसके बाद उसके साथ ऐसी चीज होती है, वो उसकी बात नहीं सुनी जाती है, फ्रस्ट्रेशन लाजमी है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी हरकत वो करे, उसकी हम निंदा करते हैं। क्या इसके बदले कुछ और नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको फिर उसी जगह पे ले जाता हूं कि पदाधिकारियों की मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी और पदाधिकारी सही रूप से काम नहीं करेंगे, तब तक कि इन सारी बातों की समस्याओं का निदान होना बहुत कठिन होगा। तो ये कौन देखेगा? ये तो मुख्यमंत्री ही देखेंगे। नहीं, मुख्यमंत्री जी तो देख ही रहे हैं, सरकार देख रही है। एक वक्त था जब कहा जाता था नीतीश कुमार के वक्त में कि लाल फीताशाही हावी है। क्या मानते हैं कि अभी भी लाल फीताशाही हावी है? नहीं, लाल पटना के स्तर पे तो ठीक है, नीचे के स्तर पे बहुत गड़बड़ी जा रही है। नीचे के स्तर पर गड़बड़ी। उपेंद्र जी, इस बात को आप मानते हैं कि अगर नीचे का स्तर ठीक हो जाए, एक बड़ी अच्छी बात दिलीप चौधरी जी ने कही है कि अगर अधिकारी अपना काम करने लगे, पदाधिकारी अपना काम करने लगे, तो शायद ऐसी समस्या ही ना हो, जनता इस तरीके से निराश ही ना हो। नहीं, एक चीज मैं बता दूं आपको, हाँ, कि किसी भी व्यक्ति को यदि किसी बात पर यदि विश्लेषण करता है, इसकी बात नहीं कर रहे, ये एक उदाहरण हो सकता है, मैं ये एक वानगी हो सकती है। हमारी बात को सुन लिया जाए, मैं संक्षिप्त में ही बोलूंगा। यदि किसी चीज का यदि आप मूल्यांकन करते हैं तो उस जगह पर अपने आप को आप रख के देखिए। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग देखते हैं जनता की समस्या आती है हम लोगों के पास, कुछ ऐसी भी समस्या जनता कहती है जो नियमानुकूल नहीं हो सकता, लेकिन वह जनता जीत पड़ी रहती, कहती कि किसी भी ढंग से ये काम हमरा होना चाहिए। आप फिर दूसरी तरफ ले गए। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जनता दरबार में, मैं उसी विषय वस्तु पर आ रहा हूं, जनता दरबार में जो फरियाद लेकर आते हैं, किस ढंग का उनकी समस्या है, जो जेन्युइन समस्या है उसका तो निराकरण होता ही है, लेकिन जो नियमानुकूल नहीं है, जो नहीं होना चाहिए, वो अभी बार बार इस लालच में आते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ जाएंगे तो मेरा काम संभव हो सकता है। क्या अधिकारियों पर क्या ये संभव है? वो ना खो दिया है, चाहे हम रहे चाहे आप रहे, कोई से, या बहुत ज्यादा उन्हें छूट दे दी गई? देखिए, सरकार कमजोर सरकार है। जीतन राम मांझी जी को बनाया गया है छाया मुख्यमंत्री के रूप में, पर्दे के पीछे से दूसरे लोग चला रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी के पहले अंतिम प्रतिक्रिया है उपेंद्र जी, पूरा मौका आपको दिया गया। चलाते थे, अब कई व्यक्ति, अब आरजेडी अपनी बात हम लोग पर नहीं थोपे, अपनी बात कांग्रेस के साथ हो गया, अब वो सब लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए जीतन राम मांझी जी स्वयं अपने कुछ निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। अगर कुछ बोल भी इस वजह से ऐसे निर्णय ले लेते हैं तो निर्णय बदल जाता है, उनके निर्णय को कोई सही नहीं ठहराता है। मैंने उन्होंने खुद कहा कि कैबिनेट के कलीग हैं जो हमारी बात को नहीं मानते हैं। ठीक है, निष्कर्ष
निष्कर्ष अगर निकाला जाए, निष्कर्ष कमजोर मुख्यमंत्री होने के कारण प्रशासन पे लगाम हो गया है। प्रशासन अधिकारी और पदाधिकारी अपना काम नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, वक्त की मजबूरी हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमरंजन पटेल जी आपका, दिलीप चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उपेंद्र प्रसाद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर इस चर्चा का जो निष्कर्ष निकला वो कहीं ना कहीं यही है, ठीक है नाराजगी अपनी जगह पर है, लेकिन आपके पास एक अधिकार है, आप आवाज उठा सकते हैं, आप धरना कर सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते हैं, कोई चीज फेंक कर या आप शब्द कहकर उस पर कोई हमला नहीं कर सकते। हम यही चाहेंगे कि दोबारा ऐसी घटना ना हो।